नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कि ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। लेखिका हैं डॉक्टर उर्मिला शिरीष। उर्मिला शिरीष जी वर्तमान दौर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथाकारों में से एक हैं। वे हिंदी साहित्य की एक मजबूत हस्ताक्षर हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वो मेरे सामने खड़ा था, लंबा, लगभग 6 फीट 2 या 3 इंच, रंग एकदम गोरा पहाड़ी लोगों जैसा। तीखे नाक नक्श पर उसके चेहरे को सबसे ज़्यादा डरावनी कोई चीज़ बना रही थी तो वो थी उसकी बाहर निकली गोल गोल आँखें। उन आँखों में अजीब सा भाव रहता था, शंका से भरा भाव, अपने चारों तरफ गुस्से से भरा भाव। खौफ जगाती उसकी निगाहें उसको किसी के करीब नहीं टिकने देती थी। उसके सिर पर बाल ना के बराबर थे, टी शर्ट, पुरानी जीन्स और पुरानी चप्पलें। गाड़ी चलाते हुए तुम्हें दिक्कत नहीं होती? होती तो है मैडम जी, पर क्या करें, जूते पहनने की गुंजाइश ही नहीं बन पाती है। नीलेश ने उसका चेहरा देखा और इशारा किया कि ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अभी से लपेट रहा है। ये लोग ऐसा ही दिखाते हैं, दया और सहानुभूति पाने के लिए, ताकि तुम ज़्यादा पैसा दे दो, टिप दे दो, चाय पिला दो, खाना खिला दो। देखा नहीं रास्ते पर हम ही लोगों पर लदा रहा, कमबख्त पानी की बोतल तक नहीं लाया। तुम इतनी घटिया बातें सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मैं ऐसे ही घटिया लोगों के बीच रहता हूँ। देवेश यही नाम बताया था ना? जी मैडम। एक काम करना, तुम मेरे घर आ जाना, मेरे बेटों के जूते रखे हैं वो ले जाना। बोलने के बाद मुझे लगा उसे बुरा तो नहीं लग गया होगा। पहने हुए जूते लेने में तुम्हें कोई गुरेज तो नहीं है? नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये अजीब बात थी कि टैक्सी चलाते हुए उसे किसी भी रास्ते का कोई ज्ञान नहीं था। वो जीपीएस चलाना भी नहीं जानता था, वो एरो भी नहीं देखता था। कहीं भी दाएं बाएं गाड़ी मोड़ लेता, रॉन्ग साइड ले जाकर ओवरटेक कर देता। कहो दाईं तरफ तो चलेगा बाईं तरफ। क्या इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती? नीलेश ने उससे पूछा। आती है मैडम, सुनने और अमल में लाने में चूक हो जाती है। ये चूक किसी की भी जान ले सकती है, एक्सीडेंट करवा सकती है। ड्राइवर की निगाह तो सड़क पर पड़ी सुई तक को देख लेती है। फिर तुम कैसे इतनी गलतियां कर रहे हो? नीलेश ने गुस्से से कहा। कई बार दूसरी गाड़ी वाले उसे घूर कर देख चुके थे, कई ने उसे बगल से गुजरते हुए गालियां भी दी थीं। ये भी उनको पागल या सुअर बोलकर अपनी डरावनी आंखों से घूर कर देख लेता था। इसको ले जाना रिस्की है। पहले तो दूसरा आया था, हमने सोचा वही आएगा, आगे से इसको नहीं बुलाएंगे। हम आपस में बात कर रहे थे और वो एकदम धीमी गति से गाड़ी चलाते हुए हमारी बातों पर कान लगाए था। इसकी तो शिकायत करनी होगी। कभी बाहर गए हो? जी मैडम, पिछले माह गया था। फिर तो रोड और ट्रैफिक के नियम कायदे मालूम होना चाहिए। जी मैडम। उसकी गिड़गिड़ाती आवाज़ सुनकर उससे बात करना व्यर्थ ही लग रहा था। मैडम, अभी दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो गया है याददाश्त के मामले में। सोचता हूँ सब याद है, पर अचानक कुछ भी याद नहीं रहता। कुछ पारिवारिक परेशानियाँ चल रही हैं। तो बाहर की ड्राइव नहीं लेना चाहिए थी। तुम अपनी याददाश्त के चक्कर में हम लोगों को मत निपटा देना। नीलेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अरे साहब, भगवान ना करे, बाहर जाने पर पैसा अच्छा मिल जाता है, सबकी जान जोखिम में डालकर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आराम से ले चलूँगा। गाड़ी फ़िलहाल ठीक चल रही थी। हमने कुछ खाने का सामान निकाला और खाने लगे। पहले कोई और काम करते थे? जी मैडम, एक कंपनी में काम करता था। 10-12 साल वहाँ काम किया। कंपनी घाटे में चली गई थी, बंद हो गई। हम सब भी बेकाम हो गए। मालिक बैंक का पैसा दबाकर विदेश चला गया अपने बेटे के पास। बैंक ने ताला डाल दिया है। हम सब भूखों मर रहे हैं, कोई काम नहीं मिला। गाड़ी चलानी आती थी तो एक एजेंसी से जुड़ गया। कभी कभार ड्राइव मिल जाती है, इसमें उसका भी कमीशन रहता है। ले देकर काम चलाओ, पैसा बच जाता है। बच्चे हैं? परिवार? जी मैडम, सब हैं। पत्नी है, 3 बेटियां हैं। क्या कर रही हैं? मैडम, एक लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, दूसरी एक एनजीओ के साथ जुड़ी है और तीसरी स्कूल में 6वीं क्लास में पढ़ रही है। बस मैडम, जीवन की गाड़ी किसी तरह चल रही है। मैं इसके आगे क्या पूछूं क्या नहीं, वो अपनी समस्याओं के बारे में बताता ही जा रहा था। नीलेश हर बात में मुझे इशारा करके रोकते। मैडम, मेरी हालत इसलिए भी ख़राब है क्योंकि मेरे पिता ने मुझे अपनी संपत्ति में से हिस्सा देने से मना कर दिया है। क्यों? उनका कहना है कि तुम्हारी तीनों औलादें लड़कियां हैं, लड़कियों को दी गई संपत्ति दूसरे परिवारों में चली जाती है।
छोटे भाई का एक लड़का है तो वे सारी संपत्ति उसी को दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? तुम्हें तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लड़कियों की पढ़ाई, उनकी शादी। वे समझने को तैयार नहीं हैं। क्या करें मैडम, दुनिया ऐसी ही है। लड़कियां नौकरी करने लगेंगी तो तुम्हारे परिवार की परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। नौकरी की तो कोई उम्मीद नहीं है, ऊपर से सवर्ण होने का नुकसान। ऐसा नहीं है, क्या सवर्ण नौकरी नहीं कर रहे हैं? तुम कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो। मैडम चाय पिएंगी? एक बढ़िया ढाबा आने वाला है, तुम भी पी लो। उसने गाड़ी साइड में लगाई और चाय लेने चला गया। देखो, उसके जीवन में ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करो, अभी कोई लंबी चौड़ी डिमांड करने वाला है, नीलेश ने मुझे नसीहत देते हुए कहा। मैडम, आज आपसे पैसे मिलेंगे तो बेटी के लिए इमरती लेकर जाऊंगा। बहुत दिन से मांग रही थी पर मेरे पास कोई काम नहीं था, देता कहाँ से? बात तो सही है मैडम, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, पैसों की भी। देखा, मैंने कहा था ना, आ गया अपनी औकात पर। मैं देखती हूँ किसी को ड्राइवर की ज़रूरत होगी तो। वो पूरा दिन थका देने वाला दिन था। सुबह 10 बजे से जो सेमिनार शुरू हुआ तो शाम 7 बजे तक चला। शाम की चाय पीकर थोड़ा आराम करने के लिए हम अपने अपने रूम में चले गए। देवेश के सोने की व्यवस्था होटल वालों ने कर दी थी, पर खाना उसने हम लोगों के साथ ही खाया था। हम लोगों को दूसरे दिन अल सुबह निकलना था, इसलिए सिर्फ चाय पीकर हम लोग निकल पड़े। तय ये हुआ कि रास्ते में किसी ढाबे पर नाश्ता कर लेंगे। कोई ढाबा आए तो वहाँ रोक लेना। देवेश फिर रास्ता भूल गया था। उसकी सुबह की शुरुआत 2-3 गाड़ी वालों से गालियाँ खाकर हुई। दया से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। सड़क पर कोई भी हादसा हो सकता है इसकी मूर्खता के कारण, बौड़म कहेगा, नीलेश ने चिल्लाकर कहा। देवेश, सुरक्षित तो घर पहुंचा दोगे? कैसी बात कर रही हैं मैडम, गलती हुई जरूर पर बच गए ना हम। अब मैं आखिरी हिदायत दे रही हूँ, अगर तुमने कोई भी गलती की तो यहीं गाड़ी छोड़कर हम लोग टैक्सी से वापस चले जाएंगे और तुम्हारी शिकायत भी कर देंगे, समझे? मैडम, गलती हो तो बताइए, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। आप शिकायत कर देंगी तो जो काम मिलता है वो भी छूट जाएगा। आदमी जब परेशानी में होता है तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। जाने दो, हमें कौन सा रोज़ रोज़ जाना है, वो जाने उसका मालिक। पर पता नहीं क्यों देवेश की परेशानी और उसकी मानसिक स्थिति ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। सचमुच बिना काम के आदमी बेबस हो जाता है, उसका सम्मान भी नहीं होता। दूसरे दिन अपने कामों के लिए मैंने देवेश को ही बुला लिया था। मन में यह भी था कि बेटों के जो कपड़े, जैकेट, स्वेटर्स, जूते रखे हैं वो भी उसको दे दूंगी। आज वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया। उसके चेहरे पर तनाव भी कम था, पर चारों तरफ से सिकुड़ी आंखों के बीच उसकी निगाह अब भी हिंसक लग रही थी। सामान देखकर वो खुश हो गया। मैडम, ये तो बहुत महंगे कपड़े और जूते हैं। हैं तो? भैया लोगों से पूछ लिया आपने? वे तो छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा कमाते होंगे। तुम पहनकर देख लो, फिट तो हो रहे हैं। देवेश ने जूतों को अपने रुमाल से साफ किया, भीतर बाहर से पूछा, उलट पुलट कर देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो एक एक जूते को पहनता, उतारता, फिर रख देता। जूते पहनकर उसकी चाल ही बदल गई थी। लग रहा था विदेशी जूतों को पहनकर वो स्वयं को विदेशी और विशेष मानने लगा था। सारे जूते और कपड़े फिट आ गए मैडम, रख लो। ये तो 10 साल चलेंगे, इतनी दूर की मत सोचो। बहुत मेहरबानी मैडम, कहकर वो अपने आंसू पोंछने लगा। मैडम जी, आपसे मैंने एक बात छुपाई थी। क्या? मेरी बीच वाली लड़की एक लड़के के साथ भाग गई थी। मेरा दिमाग उसी के कारण टेंशन में रहता है। सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं कि मैं अपनी लड़की को संभाल नहीं पाया हूँ। मैं अकेला आदमी कितने मोर्चों पर लड़ूं। अभी कहाँ है? लड़के के साथ में? दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो मैंने कहा शादी कर लो, तो कहती है शादी नहीं करेगी, जब तक मन होगा तब तक उसके साथ रहेगी। लगता है आत्महत्या कर लूं या उसको मार डालूं। वो जबड़े भींच कर बोले जा रहा था। देखो डीके, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, समझदारी से काम लेना होगा। ये समय ही ऐसा चल रहा है। लड़के लड़की अपनी स्वतंत्र सोच रखते हैं, स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। शादी में जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। पर मैडम, हमारा खानदान और समाज अभी भी ऐसे संबंधों को मान्यता नहीं देता है। मेरे पिता और भाई ने मेरा बहिष्कार कर दिया है, कहकर वो अपना चेहरा छुपाने लगा। तुम्हारी बात होती है उससे? नहीं, मेरे लिए वो मर चुकी है। पत्नी के पास उसका फ़ोन आता है, कहीं सर्विस कर रही है। मैंने तो बोल दिया उसका कमाया पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। भूखों रह लेंगे पर उसकी कमाई नहीं चाहिए मुझे। मैं तो हर काम करने को तैयार हूँ।
अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ हूँ, पर आज गाड़ी साफ कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, साहब लोगों की गालियाँ भी खाता हूँ। क्यों? इन्हीं बच्चों के लिए ना। काम करने में कोई बुराई नहीं है। कल आना है क्या मैडम? हाँ, आना है। मम्मी पूछ रही थी आप हमारे यहाँ खाना खा लोगे? कल पुरखों का श्राद्ध है। खा लूँगा ना मैडम, भोजन करने में क्या बुराई है। वो मम्मी को ना नहीं कह सकता था, अन्यथा श्राद्ध का भोजन करना उसे कभी स्वीकार नहीं था। दूसरे दिन डीके आया तो मम्मी ने उसके लिए ज़मीन पर दरी बिछा दी थी। उसने हाथ पांव धोए, भोजन का कुछ अंश दोने में निकाला और मंत्र पढ़ने के बाद भोजन शुरू किया। मैंने देखा उसने बहुत थोड़ा खाना खाया था। मम्मी ने उसका तिलक किया और कपड़े वगैरह दिए। खाना खाने तक वो सम्मानित पंडित था। तिलक किए जाने पर उसका सम्मान था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, गाड़ी धोने और सामान रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। डीके पैकेट रखो, डीके मेरे जूते का पैकेट भी रख लेना, डीके जाकर सामान ले आओ। मैंने देखा डीके ने भी माथे का तिलक पोंछ लिया था और भेंट में दिया गया रंगीन गमछा उतार कर उसने अलग रख दिया था। अब वो ड्राइवर की तरह काम कर रहा था। दिन भर उसके घर से फ़ोन आते, वो इधर से चीखता, मेरा चेहरा देखकर फ़ोन बंद कर देता, फिर गुटखा खाकर यहाँ वहाँ पिच्चे से थूक देता। डीके, अगर गुटखा खाना है तो गाड़ी से उतरो और घर जाओ। गाड़ी चलाते समय गुटखा नहीं खाओगे। वो माफ़ी मांगता, दोबारा गलती न करने की प्रतिज्ञा करता, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर वही दोहराता। मैं गुस्से से तिलमिलाकर रह जाती। मैं उसकी परेशानियों का लिहाज करके उसे बुला लेती, पर वो मट्ठ की तरह ही काम करता। ये आदमी इसीलिए नहीं टिक पाता है, इसी में दोष है। मैडम, आप नाराज़ हैं? हाँ। मैडम, आप बात ही नहीं कर रही हैं। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? सुनो डीके, मैं अपनी चिंताओं में रहती हूँ। 50 तरह के काम और तनाव रहते हैं। तुमसे क्या बात करूँ? क्या तुम मेरी बराबरी के हो, परिवार के हो, दोस्त हो? मैं तैश में बोले जा रही थी और वो घुग्गू की तरह गर्दन नीची करके इधर उधर आंखें घुमाते हुए गाड़ी चला रहा था। जाते समय उसने ना तो चाबी के बारे में कहा, ना पैसे लिए। मैंने फ़ोन लगाया। पैसे क्यों नहीं ले गए? जाने दीजिए मैडम, पैसे की कोई बात नहीं है, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। इतनी अकड़ ठीक नहीं है डीके। जिस पैसे के लिए ड्राइवरी कर रहे हो उसको ठुकरा कर जाना, ये सरासर पैसे का अपमान है। ठीक है मैडम जी। कैसा पागल आदमी है पिंदौला कहीं का। पिंदौला हमारे यहाँ उस आदमी को कहा जाता है जो महिलाओं के बीच बैठकर हंसी ठिठोली किया करता था या महिलाओं से ही बात करता था। रात में उसकी लड़की का मैसेज आया, आंटी पापा सॉरी बोल रहे हैं, वे बहुत उदास हैं, बातें भी नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने खाना खाया है, उनकी वजह से आपका मूड खराब हो गया है। अजीब पागल परिवार है। हर कोई दूसरों के जीवन में घुसने की कोशिश कर रहा है, अपना काम कोई ठीक से करता नहीं। 24 घंटे बाप ज्ञान देने में लगा रहता है और अब बेटी उसकी वकालत कर रही है। जल्द ही दूसरा ड्राइवर ढूंढना होगा। कभी कुछ कर बैठा तो। मेरे मन में क्राइम सीरियल में देखे पात्र याद आने लगे। उन फिल्मों के भयावह दृश्य परेशान करने लगे जिसमें आदमी एक तरफा पसंद नापसंद, अधिकार अनाधिकार जमाने के चक्कर में अपराध कर बैठता है। और इससे पहले कि मैं उसे काम पर आने से मना करती, कोई बहाना करके टाल देती, उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आंटी पापा को बचा लीजिए, उसकी लड़की फ़ोन पर रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। क्या हुआ? उन्होंने मेरी बहन और उसके मंगेतर का सिर फोड़ दिया है, पुलिस पकड़ कर ले गई है। अच्छा हुआ, वो इसी लायक है। वो घुन्ना गुस्सैल और बदतमीज़ आदमी है। वो किसी की बात नहीं मानता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आंटी प्लीज़। क्यों फोड़ दिया सिर? क्योंकि वे शादी करने जा रहे थे। पापा इस शादी के खिलाफ हैं। तो इसमें बुराई क्या है? एक तो वो पैसा कमा रही है, ऊपर से उनकी शादी नहीं करा सकता। लड़की ने अपना जीवन साथी चुन लिया है तो क्या बुराई है? वो लड़का एकदम निम्न जाति का है। तो तुम्हारा बाप निम्न श्रेणी के कार्य करता है, तब उसे अपनी जाति याद नहीं आती? सबसे झगड़ा करता रहता है, सबको पागल कहता है, सुअर बोलता है, ये किस जाति के लक्षण हैं? आंटी, हम लोगों का कोई भी नहीं है। तब तो उसे और भी संभल कर चलना चाहिए। वो पापा से बहस कर रहा था, पापा को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो सिर फोड़ दो, गाड़ी ठोक दो, गालियां दे दो। मैं कुछ नहीं कर सकती। अपराधी को बचाना सबसे बड़ा पाप है। और एक कमाने वाली पढ़ी लिखी लड़की जो परिवार का दायित्व तो निभा रही है, जब अपना घर बसाना चाहती है तो उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है। असल में तुम्हारा बाप उसकी कमाई पर हक जमाना चाहता है। अगर उसमें गैरत होती तो वो अपने आप को सुधार कर जिम्मेदारी से काम करता।
तुम्हें पता है, एक दिन उसने एक बच्चे को मारने की कोशिश की थी। भीड़ इकट्ठी हो गई थी और भीड़ ने इसको बहुत मारा था। मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर इसे बुला लेती थी। अब लग रहा है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही थी। उसकी गलतियों के लिए मैं तो क्या, ईश्वर भी कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने देखा और सुना, लड़की अब भी फ़ोन पर थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी कि ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।